हिस्ट्री डेली एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं इससे पहले कई सारे टॉपिक्स मैंने कवर किया था कि इतिहास से, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मिडाइवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, जहां से जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनता है, जो अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं मद्देनजर रखते हुए इस जो सीरीज को मैं डिजाइन किया हूं। डेली का सीरीज में ये होता है कि हिस्ट्री के इसमें टोटल जो है वो 10 प्रश्न होते हैं। जैसे कि परागे ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक काल से लेकर के स्वतंत्र पाने तक, मतलब 1947 तक के जो एमसीक्यूज है, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो को डिजाइन किया हूं। जैसे कि बीपीएससी है, यूपीएससी, मतलब यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, जितने स्टेट के पीसीएस हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सारे सरकारी जो परीक्षाओं में जहां तक के एमसीक्यूज से जो प्रश्न बनते हैं, उन्हीं को मैं बहुत बेहतर ढंग से मैं एनालाइज करके मैं यह वीडियो बनाया हूं। इस टॉपिक का जो नाम रहेगा वो रहेगा हिस्टोरिकल सोर्सेस, ऐतिहासिक स्रोत का यह दूसरा भाग है। इससे पहले जो भागों में बना चुका हूं। अब समझते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या कहता है कि मुद्रा शास्त्र क्या है, व्हाट इज न्यूमिस्मेटिक्स। तो इनका आप समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन, बी, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, सी, ताड़ के पत्तों का अध्ययन, डी, ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन को ही कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। अब बचे हैं ऑप्शन 3, ए, सी और डी। एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। पहला है कि पुरानी पांडुलिपियों और जो पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन को कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी। और हिंदी में इसे कहा जाता है पूरा लेख, पूरा कहा जाता है पूरा लेख शास्त्र। और अब समझते हैं ऑप्शन नंबर जो सी को, ताड़ के पत्तों का अध्ययन को कहा जाता है पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। हिंदी में इसे कहा जाता है ताड़ पत्र शास्त्र। समझते हैं ऑप्शन नंबर डी को, ताम्र पत्रों का अध्ययन या फिर कॉपर प्लेट हो या फिर पत्थर पर लिखी हुई चीजों को कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी। इसे हिंदी में कहा जाता है अभिलेख शास्त्र। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए कहता है अलेक्जेंडर कनिंगम, बी, जेम्स प्रिंसेप, सी, जॉन मार्शल, डी, मार्टिमर व्हीलर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा उत्तर ए, अलेक्जेंडर कनिंगम को ही जो भारतीय पुरातत्व विभाग का जो है जनक या पिता कहा जाता है। बात कुछ यूं है कि सन 1861 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग की जो है वो स्थापना किया गया था, सन 1861 में किया गया था। और यही जो अलेक्जेंडर कनिंगम ही वो पहला व्यक्ति जो महानिदेशक बने थे किसके, वो बने थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब समझते हैं बी को, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, इसको बहुत ही गौर से सुनना है। जेम्स प्रिंसेप एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिन्होंने सम्राट अशोक के खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि से लिखी गई शिलालेख को पढ़ने वाला या समझने वाला या सफलतापूर्वक उसे जो डिकोड करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंसेप। वो क्या था, 1837 में ही कर दिया था। यह जो इसके सम्राट अशोक के, फिर से मैं रिपीट करता हूं, सम्राट अशोक के खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि से जो लिखी गई थी शिलालेख, इस शिलालेख को सफलतापूर्वक पढ़ने वाला, समझने वाला, डिकोड करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, जेम्स प्रिंसेप था, जो कि 1837 में यह काम इसने कर दिया। अब समझते हैं ऑप्शन नंबर सी को, जॉन मार्शल 1902 से लेकर के 1928 तक ये एएसआई के जो है वो महानिदेशक के रूप में काम करते थे। और 1921 में हड़प्पा की जो खोज हुई थी,
हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने किया था। और मोहन जोदड़ो की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1922 में, राखलदास बनर्जी ने किया था। लेकिन जो औपचारिक रूप से घोषणा जो किया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की, जो औपचारिकता से औपचारिक जो घोषणा की गई थी 1924 में की गई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की जो औपचारिक किसी ने अगर पहले घोषणा की थी, वो घोषणा करने वाले कौन थे? जॉन मार्शल। अब समझ लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को, मार्टिमर व्हीलर। जो व्हीलर जो थे, ये थे महानिदेशक थे। महानिदेशक किसके थे? एएसआई के थे। इनका जो कार्यकाल था ये 1944 से लेकर के 1948 तक का थे। इससे एक प्रश्न बनता है कि जब भारत आजाद हुआ था या फिर भारत के आजादी के समय एएसआई के या फिर भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? वो थे मार्टिमर व्हीलर। ये एक ऐसा व्यक्ति था जब भारत आजाद हो गया था, फिर भी जो ये एएसआई के जो है ये महानिदेशक के तौर पे काम करता था। और इनके बाद सवाल ये भी बनता है कि मार्टिमर व्हीलर के बाद जो भारत का या फिर एएसआई का महानिदेशक कौन बने थे? वो बने थे एनपी चक्रवर्ती। एनपी चक्रवर्ती पहला भारतीय थे जो एएसआई के महानिदेशक के तौर पे काम किए, जो कि 1948 से लेकर के 1950 तक जो है इस गद्दी को ये संभाले थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, हेलियोडोरस का बेस नगर शिलालेख किस संदर्भ में है? देखिए, हेलियोडोरस का जो बेस नगर का जो शिलालेख है, पहली बात ये कि ये बेस नगर जो है आज के समय मध्य प्रदेश में एक जिला है विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा जिला में यह बेस नगर मौजूद है। इस शिलालेख कुछ बात ऐसा है कि तक्षशिला के एक राजा थे इंडो ग्रीक राजा, उसका नाम था एंटियालसीडास। एक इंडो ग्रीक राजा थे। जाहिर सी बात है कि नाम से तो भारतीय लग नहीं रहे हैं, ना ही नाम से जो वो हेलियोडोरस भारतीय लग रहे हैं। इंडो ग्रीक राजा थे एंटियालसीडास, उसका नाम था। इन्हीं का ही दूत था। दूत कौन था? वो था हेलियोडोरस। कहां से आया था? वो तक्षशिला से आए थे। लगभग यह आए थे 110 बीसी के आसपास। इसी जगह पर जो विदिशा के पास जो है वहां पर एक मंदिर है, विष्णु मंदिर, जो पहले से ही मौजूद था। उसी मंदिर के ही परिसर में क्या गया कि एक बहुत बड़ा जो है वो खंभा बनाया गया था। इसी खंभा के ऊपर में गरुड़ ध्वज बनाया गया था और इसी खंभे में ही लिखा गया है क्या? हेलियोडोरस का बेस नगर का शिलालेख। तो मतलब यह है कि ये जो हेलियोडोरस जो कि दूत हुआ करते थे एंटियाल सीडास के दूत थे, उन्होंने ही यहां पर अपने बारे में कुछ लिखवाया था है। और इससे यह भी पता चलता है कि ये जो इंडो ग्रीक जो एक दूत थे, वह जो है वैष्णव धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। जैसे कि इसी में ही छुपा हुआ इसका उत्तर यह है कि विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर, तो इस प्रश्न के अगर हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से संकर्षण और वासुदेव, बी संकर्षण और प्रद्युम्न और वासुदेव। तो ऑप्शन डी है केवल वासुदेव। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है वासुदेव। ये जो है ये वासुदेव को क्या था? ये संदर्भ में था या फिर उसी को ही समर्पित इस शिलालेख में किया गया था। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए हाथी गुम्फा। जो है यही एक ऐसा शिलालेख था, यहां पे पाया गया था, जो कि किससे? राजा खारवेल से क्या है? ये संबंधित है। ऐसा है कि जरा अब हम लोग एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक को समझते हैं। देखिए, जो हाथी गुम्फा या फिर हाथी गुफा जो है वो उदयगिरी पहाड़ी पर है। यह एक गुफा है। वहीं से ही जो है किसके? कलिंग राजा खारवेल की हमें जानकारी मिलती है। इसमें बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलती है और खास करके यहाँ पर जो जैन धर्म का जो ये क्या थे? अनुयायी थे। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि जो कलिंग राजा खारवेल और अशोक सम्राट,
क्या कलिंग युद्ध क्या इन दोनों के बीच में हुआ था या नहीं? देखिए बात कुछ इस प्रकार है कि जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 बीसी में हुआ था। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध हुआ था। लेकिन जो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो सम्राट अशोक वो और जो दूसरा जो राजा था उसका नाम था अनंत पद्म नायन। हालांकि अशोक तो खैर इंडिपेंडेंट वो अलग के राजा थे, लेकिन दूसरी तरफ जो थे कलिंग के अनंत पद्म नायन, उसके अलावा कई और राजा थे। कहने का मतलब यह है कि खारवेल और सम्राट अशोक का कोई युद्ध नहीं हुआ था। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 बीसी में हुआ था, वो अशोक और अनंत जो है पद्म नायन के बीच में हुआ था। और खारवेल का जो समय सीमा है, खारवेल का जो राजा खारवेल का इसका जो समय सीमा है कि दूसरी शताब्दी बीसी से लेकर के पहली शताब्दी के बीच का उसका समय बताया जाए। अब समझते हैं ऑप्शन नंबर बी का, जूनागढ़ का जो शिलालेख या फिर इसे दूसरा गिरनार का शिलालेख के भी नाम से जाना जाता है। जूनागढ़ का जो शिलालेख था, इसको जो लिखवाने का जो काम किया था वो था शक शासक रुद्र दामन ने किया था 150 ईस्वी के आसपास। ये लिखवाने का काम किया था कौन? रुद्र दामन, जो कि यह शक शासक थे और क्षत्रप वंश के राजा थे। जूनागढ़ का एक ऐसा शिलालेख है, इस शिलालेख में भी हमें जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का जो है मरम्मत का काम किसने किया था? रुद्रदामन ने किया था। लेकिन रुद्रदामन से भी पहले सुदर्शन झील का जो है मरम्मत अशोक ने किया था। सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो इससे यह पता चलता है कि जूनागढ़ का ही एक ऐसा शिलालेख है जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक का भी जो जिक्र है किसमें मिलता है? जूनागढ़ के शिलालेख में मिलता है। और जूनागढ़ का शिलालेख पहला ऐसा शिलालेख था, भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये कई बार सवाल पूछा गया है। और दूसरी बात यह है कि जूनागढ़ का एक ऐसा शिलालेख है भारत का जो कि पोएट्रिक या फिर काव्यात्मक, जूनागढ़ का जो शिलालेख है वो एक ऐसा भारत का पहला शिलालेख है जो कि काव्यात्मक या फिर पोएट्रिक स्टाइल में लिखा गया था। अब समझते हैं ऑप्शन नंबर सी को, नानाघाट से जो शिलालेख मिला था उसका जो संबंध है वो है सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश का एक राजा था जिनका नाम था सातकर्णी। सातकर्णी राजा, इसकी जो पत्नी थी नागनिका, नागनिका ने ही नानाघाट का शिलालेख लिखवाई थी। किसके उपलब्धि में? सातकर्णी जो राजा थे उनकी उपलब्धि और सातवाहन के और सब जो दूसरे राजा थे उनके उपलब्धियों के बारे में ही लिखा गया था। जिस शिलालेख में लिखा गया था उसका नाम नानाघाट शिलालेख है, जो कि सातवाहन वंश से इसका संबंध था। अब समझते हैं ऑप्शन नंबर डी को, नासिक। नासिक का जो शिलालेख है उस शिलालेख में भी जानकारी ही मिलती है हमें किसका? सातवाहन शासकों की भी जानकारी हमें कहां? नासिक शिलालेख से मिलती है। इसमें बस इतना फर्क है कि ये जो शिलालेख है ये गुफाओं में मिला है। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 5 को, सबसे पहले किस राजा ने शुद्ध में लंबा शिलालेख जारी किया था भारत में, वो भी संस्कृत भाषा में? अब समझते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, यूनानी राजा मेनेंडर, बी शकपट जो है वो रुद्रदामन, शक राजा रुद्रदामन, सी पार्थियन राजा गोंडा फर्नेस, डी कुषाण राजा कनिष्क। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका बी, शक राजा रुद्रदामन ने ही एक शिलालेख लिखवाया था जिसे जूनागढ़ या फिर गिरनार का शिलालेख कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसी जूनागढ़ का या फिर गिरनार शिलालेख में ही शिलालेख है जो कि शुद्ध में सबसे लंबा और भारत का सबसे पहला शिलालेख है, जो कि शक जो रुद्रदामन द्वारा लिखा गया था। और इसी जूनागढ़ का ही शिलालेख में जो सुदर्शन झील का मरम्मत के बारे में जानकारी मिलती है। पहला जो सुदर्शन झील का जो मरम्मत किया था वो अशोक किए थे, दूसरा जो है वो रुद्रदामन किए थे। इसीलिए जो जूनागढ़ या फिर गिरनार का शिलालेख है जो रुद्रदामन लगभग 150
ईस्वी में इसका निर्माण किया था या फिर लिखवाए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं प्रश्न नंबर 6 को। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में स्थित है? मतलब आज के टाइम जब आप कुतुब मीनार जाएंगे, उसी का ही परिसर में आज भी जो वो आयरन पिलर या फिर लौह स्तंभ जो है आज भी मौजूद है। उसमें जो संस्कृत में बहुत सारी जो चीजें लिखी हुई है। तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन समझते हैं, अशोक के बारे में लिखा हुआ है, बी चंद्र के बारे में लिखा हुआ है, सी हर्ष के बारे में लिखा हुआ है, डी अनंग पाल के बारे में लिखा हुआ है। तो इस पिलर में जिस राजा के बारे में लिखा हुआ है उसका नाम है चंद्र। लेकिन इतिहास में चंद्र जो नाम है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। लेकिन इतिहासकारों ने इसको कंफर्म कर दिया कि जो चंद्र है उसका जो जिसके बारे में दिया गया है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब कि जिस चंद्र के बारे में इस पिलर में लिखा गया है असल में वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जो टाइटल था उसका जिस टाइटल से वो जाने जाते हैं विक्रमादित्य। बात कुछ यूं हुआ था कि एक्चुअल में जो आयरन पिलर जो आज दिल्ली में जो कुतुब मीनार के परिसर में वो पहले यहां था नहीं। यह पिलर जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश वहां के उदयगिरी पहाड़ी में एक गुफा था, उसी गुफा में ही जो है इस पिलर को स्थापित किया गया था, जो कि विष्णु भगवान को समर्पित था। ये समर्पित जो किया गया था वो विष्णु भगवान को यहां पर किया गया था। बात कुछ यह था कि लगभग 11वीं शताब्दी में दिल्ली में हुकूमत हुआ करता था तोमर वंश का। तोमर वंश का जो है वो हुकूमत हुआ करता था और इसी का ही शासक कौन था? अनंग पाल। अनंग पाल ने ही मध्य प्रदेश के उदयगिरी गुफा से ही इसको दिल्ली लेकर के आया था और जो आज के समय जो कुतुब मीनार है वहीं पर इसको स्थापित कर दिया गया था। लेकिन जो आयरन पिलर जो है उस आयरन पिलर में लगभग 98% जो कि शुद्ध लोहे से बना हुआ है, जो कि लोहा जल्दी जंग खा जाता है। लेकिन इस लोहे को, इस पिलर को इस हिसाब से बनाया गया था जो कि आज ना के बराबर या फिर बहुत कम जो है वो जंग लगा है। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 7 को। अशोक के अधिकांश अभिलेख और लिपि किस भाषा में है? तो ऑप्शन ए प्राकृत और ब्राह्मी, इसको आप बी कर लीजिए और इसको आप सी कर लीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। पाली बी पाली और ब्राह्मी, सी संस्कृत और ब्राह्मी, डी हिंदी और ब्राह्मी। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो रहेगा ए प्राकृत और ब्राह्मी जो है एक ऐसी भाषा थी जो अशोक ने अपने ज्यादातर जो है अभिलेखों में लिखवाए थे, क्योंकि प्राकृत जो भाषा थी आम भाषा थी जो आम लोग जो है वो बोलीचाली में बोलते थे। क्योंकि इस तरह का शिलालेख जो है अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद ही लिखवाए थे। जो धम्म था या फिर एक धर्म को जो है वो प्रचार प्रसार करने के लिए इन्हीं भाषा प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे, ताकि कि आम लोगों तक बात जो है वो पहुंच सके। अगर देखा जाए अशोक के टाइम में ना 3 भाषाएं हुआ करती थी। अशोक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी 3 भाषाएं हुआ करती थी। पहला भाषा जो था वो प्राकृत भाषा था, प्राकृत भाषा। दूसरे नंबर का जो था वो था आरामी भाषा या फिर इसे इंग्लिश में आरामाइक भी बोलते हैं। और तीसरी जो भाषा इनकी हुआ करती थी वो हुआ करती थी आपकी यूनानी। ये 3 भाषा हुआ करती थी। अब यहां एक भाषा आपको गायब नजर आएगा, वो है संस्कृत। संस्कृत जो है वो ना के बराबर या फिर इसके टाइम पे जो है ये संस्कृत भाषा का इस्तेमाल ही नहीं करते थे, क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो आम लोग नहीं बोलते थे। इसीलिए अशोक जो है वो संस्कृत भाषा में जो है वो शिलालेख को लगभग ना के बराबर लिखते थे। ये भाषा थी 3। और यहाँ पे जो लिपि की बात आती है, लिपि जो अशोक के टाइम पे 2 ही हुआ करती थे। एक था भारत की सबसे पुरानी जो है वो ब्राह्मी लिपि और दूसरा था खरोष्ठी। ये इसकी लिपि हुआ करती थी। और जो प्राकृत भाषा जो है जो भारत के जो मध्य भारत में और पटना के आसपास या भी मगध के आसपास जो ज्यादातर लोग प्राकृत भाषा बोला करते थे, इसीलिए वहां जितनी भी आपको शिलालेख मिलेंगे वो आपको प्राकृत भाषा में मिलेगा। और जो आपका आरामी भाषा और यूनानी भाषा जो ज्यादातर जो है अफगानिस्तान में बोला जाता था, थोड़ा सा पार्ट पाकिस्तान का वहां पे बोला जाता था, क्योंकि अफगानिस्तान भी उस वक्त जो अशोक के अंडर में थे। और यूनानी भाषा जो है उस एरिया का जो वहां प्रशासनिक भाषा था, इसीलिए वहां पर यूनानी का इस्तेमाल होता था। और उससे अगर पूरब आ जाए पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी भारत का कुछ भाग, जहां पर आरामी भाषा बोला जाता था, जहां पर खरोष्ठी जो लिपि है उसका इस्तेमाल होता था। अब उसी के क्रम में तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही उत्तर है। अब समझ लेते हैं ऑप्शन नंबर बी को। देखिए
पाली और ब्राह्मी भाषा है वो सबसे ज्यादा जो यूज हुआ है किसमें हुआ है, ये हुआ है गौतम बुद्ध जो है वो अपनी जो प्रचार प्रसार जो करते थे तो वो करते थे पाली भाषा में। तो पाली भाषा का जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो गौतम बुद्ध के समय में हुआ था। उनकी एक पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक एक पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ है। इनका जो लिखा भी गया था वो इसमें पाली भाषा में लिखा गया है। तो है वो सी को समझते हैं। संस्कृत और ब्राह्मी जो भाषा का जो प्रयोग है वैदिक पीरियड में जो है वो संस्कृत भाषा का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, और अशोक के बाद जो गुप्त काल जो था उस वक्त जो है वो मिश्रित रूप से संस्कृत जो भाषा का जो वो इस्तेमाल है। लेकिन जितने भी वेद है वो जो है किसमें लिखा गया है, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे जो धार्मिक ग्रंथ है वो भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब क्योंकि लैंग्वेज की बात आती है तो ये थोड़ा बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल जो खुद ब खुद पूछा गया है। अब समझते हैं डी को समझते हैं हिंदी और ब्राह्मी। देखिए हिंदी का ऐसा है कि भाषा जो है सबसे पुरानी भाषा जो है वो लिखी गई है संस्कृत में। संस्कृत जो है एक भाषा हुआ करती थी। संस्कृत की बात जो है भाषा आई पाली, मतलब पहले संस्कृत, संस्कृत से ही पाली, पाली से ही बना प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा से और एक भाषा आया था। प्राकृत के बाद एक भाषा आई अपभ्रंग। शॉर्टकट में बता देता हूं, अपभ्रंग के बाद जो आई वो आई हमारी पुरानी हिंदी, जो लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी के बाद जो है जो हिंदी भाषा जो वो शुरुआत में लिखी गई। पृथ्वीराज रासो की जब लगभग 11वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास जो लिखा गया था वो भी जो है वो हिंदी में लिखा गया था, पुरानी हिंदी में। जो शुद्ध भाषा जो आज हम हिंदी बोलते हैं वो 19वीं और 20वीं सदी में जो है शताब्दी में इसका जो उपयोग बहुत अच्छे से किया गया। तो अब समझ, मतलब यहाँ पे तो भाषा के बारे में था, थोड़ा बहुत मोटे तौर पे मैंने बता दिया। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 8 को। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है? तो इसमें जो उल्लेख है तो ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र शतकानी का नासिक शिलालेख, बी जो रुद्रादामन का जूनागढ़ शिलालेख, सी अशोक का गिरनार शिलालेख, सी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ शिलालेख। जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जिस शिलालेख में दोनों का एक साथ उल्लेख है वो है जूनागढ़ का शिलालेख, जो कि मैं कई बार में बता चुका हूं। क्योंकि जूनागढ़ का शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के इसलिए नाम है क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त बनवाए थे, और अशोक का जिक्र जूनागढ़ शिलालेख में इसलिए है क्योंकि पहला जो मरम्मत का जो काम है वो अशोक करवाए थे। और जूनागढ़ का जो शिलालेख है इसको लिखवाने वाला कौन थे? वो थे रुद्रदामन, जो कि शक शासक थे। अब समझते हैं प्रश्न नंबर 9 को। फारसी राजा मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस राजा के शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा की? तो ऑप्शन नंबर ए देवराय, ये राय जो है ये फर्स्ट है, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, सी कृष्ण देवराय, डी सदाशिव राय। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर है वो रहेगा बी, देवराय सेकंड के टाइम पे ही जो अब्दुल रज्जाक जो थे वो विजयनगर की यात्रा की थी। हालांकि ये तो एक फारस का राजा थे, उसका नाम था मिर्जा शाहरुख खान, नहीं मतलब मिर्जा शाहरुख का ही एक दूत थे, उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 1442 या 43 के आसपास जो है वो भारत आए। भारत कहां पे आए थे? वो आए थे विजयनगर। और विजयनगर जो आए थे, विजयनगर जब आए थे तो वहां के शासक वो जो थे उसका नाम था देवराय। और इसी मिर्जा अब्दुल रज्जाक मिर्जा एक किताब लिखे थे। अब्दुल रज्जाक जब भारत आए थे उसी वक्त वो एक पुस्तक लिखे थे, जिसे यात्रा वृत्तांत बोलते हैं, ट्रैवल अकाउंट, मतलब सफर करने के दौरान लिखना एक किताब। उस पुस्तक का नाम था मतला उस सैदान वो मजमा उस बहरीन, एक किताब का नाम है। इसी बुक में अब्दुल रज्जाक ने लिखा था कि दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन अगर कोई शहर है उनमें से एक शहर है वो विजयनगर है। विजयनगर की भव्यता के बारे में कोई जानकारी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो विजयनगर की जो मिलती है इसी बुक से मिलती है। 10वीं और आखिरी प्रश्न,
काव्यात्मक शैली का सबसे प्राचीन प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? मतलब कि वो पहला शिलालेख जिसमें जो शिलालेख है वो काव्यात्मक या पोएट्रिक स्टाइल में लिखा गया है, जो आपको मैं पहले ही बता दिया था। आप ऑप्शन देख के भी समझ सकते हैं। पहला ए रुद्रदामन का शिलालेख, बी राजेंद्र प्रथम, या फिर सी अशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन जो है वो ए सही रहेगा। इसका जो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ए है। रुद्रदामन का जूनागढ़ या फिर गिरनार शिलालेख में ही जो है वो हमें मिलता है कि जिसे कहा काव्यात्मक या फिर पोएट्रिक स्टाइल में जो है वो शिलालेख को लिखा गया।